नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार। डॉलर के मुकाबले रुपया टूटता जा रहा है, गिरता जा रहा है। $1 के मुकाबले रुपया गिर करके 84 रुपए 40 पैसे के पार पहुंच गया है। खबर छप रही है कि डॉलर के मुकाबले रुपया गिर के वहां पहुंच गया है जो अब तक का सबसे निचला स्तर है। आगे भी यह गिरना जारी रहेगा। थोड़ा पीछे चलिए और याद कीजिए साल 2013 में जब डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा था तो भाजपा के नेता क्या कहते थे। साल 2013 में $1 के मुकाबले रुपया गिरते गिरते 62 रुपए को पार कर चुका था। भाजपा कहती थी कि डॉलर के मुकाबले रुपया तभी मजबूत होगा जब देश में मजबूत नेता आएगा। उस समय कहा जा रहा था कि यह बताना मुश्किल है कि डॉलर के मुकाबले रुपया ज्यादा गिर रहा है या कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी और रुपए के गिरने में होड़ लगी है, यह भाजपा के नेता कह रहे थे। और अब यह देखिए क्या हुआ है। सबसे मजबूत नेता के दौर में डॉलर के मुकाबले रुपया गिर करके अपने सबसे निचले स्तर को भी पार कर चुका है। यह बहुत बड़ा संकेतक है जो बताता है कि नरेंद्र मोदी के दौर में भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ही ज्यादा लचर हालत में चल रही है। मगर फिर भी कई लोग ऐसा सोचते हैं कि उन्होंने तो अपनी पूरी जिंदगी में डॉलर का नोट तक नहीं देखा, तो डॉलर के मुकाबले रुपया बढ़े या कम हो, इससे उनकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। तो चलिए इसे समझते हैं। $1 के मुकाबले रुपया गिर करके 84 रुपए के पार पहुंचने का मतलब यह है कि $1 खरीदने के लिए तकरीबन 84 रुपए देने पड़ेंगे और $1 बेचने पर 84 रुपए मिलेंगे। यानी $1 के मुकाबले जब रुपया गिर रहा है तो भारत का 90% विदेशी व्यापार जिसकी बिलिंग डॉलर में होती है, उन सब पर असर पड़ेगा। मतलब अगर विदेश से किसी ऐसे सामान और सेवा की खरीदारी जिसके लिए डॉलर में भुगतान करना पड़ता है, तो वहां $1 के लिए 84 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। ठीक इसके उलट भी होगा। यानी अगर कोई सामान और सेवा विदेश में निर्यात की जाएगी तो उसके लिए पहले के मुकाबले $1 में ज्यादा रुपया मिलेगा। अब आप यहां पर कहेंगे कि यह तो अच्छी बात हुई, निर्यात करने पर भारत को विदेशों से ज्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन यहां समझने वाली बात है कि भारत की अर्थव्यवस्था चालू खाता घाटे वाली व्यवस्था है। भारत में आयात निर्यात से ज्यादा होता है। यानी भारत में कॉफी, मसाले और टेलीकॉम इक्विपमेंट और कुछ भी जो सामान और सेवा जो तकनीकी सेवाओं का जितना निर्यात होता है उससे कई गुना ज्यादा ऑयल, गैस, टेलीकॉम, पावर सेक्टर से जुड़ी चीजों का इंपोर्ट होता है। भारत का विदेशी व्यापार हमेशा निगेटिव रहता है। साल 1990 के बाद से लेकर अब तक भारत निर्यात से ज्यादा आयात कर रहा है, एक्सपोर्ट से ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है। मतलब जब डॉलर के मुकाबले रुपए गिरने लगता है तो $1 के मुकाबले ज्यादा रुपए की जरूरत पड़ती है। डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत कम हो जाती है। $1 में जितना सामान मिलता था उतना ही मिलेगा, मगर रुपए ज्यादा भुगतान करने पड़ते हैं। इसका अंतिम नतीजा यह बनता है कि अर्थव्यवस्था में माल और सप्लाई तो जस की तस रहती है और रुपए का प्रसार बढ़ जाता है, यानी महंगाई बढ़ जाती है। जब महंगाई बढ़ती है तो इसका सबसे बुरा असर उन्हीं लोगों पर होता है जो अपनी जिंदगी में कभी भी डॉलर और रुपए की लेन देन तक नहीं करते हैं। मतलब जब डॉलर के मुकाबले रुपए ज्यादा तेज गति से गिर रहा होता है तो सामान और सेवाओं की कीमतें बढ़ती हैं और भारत की वह 90% आबादी जिसकी महीने की आमदनी 10,000 रुपए से भी कम है, उसकी जेब पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। मौजूदा समय में रुपया कमजोर होने के कारणों को गिनाते हुए अर्थशास्त्री बता रहे हैं कि मध्य एशिया में तनाव चल रहा है, इसलिए तेल की सप्लाई पर असर पड़ रहा है, जिसका असर डॉलर पर भी देखा जा सकता है। कम मुनाफे की उम्मीद कर जो विदेशी निवेशक हैं, फॉरेन इन्वेस्टर हैं, भारतीय बाजार से अपना निवेश किया हुआ पैसा बाहर निकालने लगे हैं। इसी समय चीन ने भी कुछ ऐसी नीतियां अपना ली हैं जिनकी वजह से भारत में निवेश करने वाले जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं अपना पैसा निकाल करके चीन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। केवल अक्टूबर महीने में, इस साल के अक्टूबर महीने में 94,000 करोड़ रुपए का फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भारत से बाहर जा चुका है और आगे भी यह जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसकी बिकावली होगी।
इसलिए डॉलर और रुपए का अंतर और ज्यादा बढ़ेगा। विदेशी निवेश को लेकर के यहां एक बात और समझने वाली है कि भारत में ज्यादातर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है वो फाइनेंशियल कैपिटल के तौर पर होता है, यानी ऐसी जगहों पर होता है जहां पर पैसा डाल करके पैसा कमाया जाता है। पैसा निवेश इसलिए किया जाता है ताकि पैसे से पैसा बने, पैसा बनाने का काम किया जाता है। जैसे कि स्टॉक मार्केट, जब भी इन्वेस्टमेंट करने वाले को लगता है कि उसे अपना इन्वेस्टमेंट पर कमाई कम होगी तो आसानी से वहां से अपना पैसा भी निकाल लेता है। यही इस समय हो रहा है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे गहरी स्ट्रक्चरल जो कमी है उसकी तरफ इशारा करता है। ज्यादातर फॉरेन इन्वेस्टमेंट करने वाले ऐसी जगहों पर आने चाहिए जो प्रोडक्शन के काम में लगे हुए हों, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम में लगे हुए हों, बुनियादी और संरचना को खड़ा करने के काम में लगे हों, ताकि रोजगार मिले, पूंजी का सही से इस्तेमाल हो सके। और अगर ऐसा होता है तो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं वह अचानक से अपना पैसा भी नहीं निकाल पाएंगे। डॉलर के मुकाबले रुपए में जो धड़धड़ाती हुई कमी दर्ज की जाती है वह इसीलिए दर्ज की जाती है कि विदेशी निवेशक ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां से आसानी से वह पैसा अपना बाहर निकाल लेते हैं। इसीलिए जैसे जैसे वह पैसा को बाहर निकालते हैं डॉलर के मुकाबले रुपया धड़धड़ाते हुए गिरता नजर आता है, और यही देखने को मिल रहा है। जब सामान और सेवाओं के आयात पर पहले से ज्यादा खर्च होगा तो देश में उन सभी सामानों और सेवाओं की कीमतें बढ़ेंगी जिनका आयात किया जाता है। जैसे कि पेट्रोल और डीजल दूसरे मुल्कों से ही खरीदा जाता है, और पेट्रोल और डीजल पर अर्थव्यवस्था का पूरा पहिया टिका होता है, और इसके लिए डॉलर का भुगतान करना पड़ेगा, फॉरेक्स रिजर्व कम होगा। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ेंगी तो ट्रांसपोर्टेशन की कीमतें बढ़ेंगी। मतलब वही बात कि डॉलर के मुकाबले रुपए के गिरने का मतलब यह है कि महंगाई का पहले से ज्यादा और ज्यादा होना, और उन पर असर पड़ना जिनकी हैसियत इस देश में एक वोट के सिवाय कुछ भी नहीं है, और जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में डॉलर तक नहीं देखा होता है। अर्थशास्त्र के जानकार बताते हैं कि एक गरीब मुल्क में जहां लोगों के पास ढंग से अपना जीवन जीने के लिए पैसा नहीं है, वहां पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जो खुली नीति है, ओपन व्यवस्था है, उसको अपनाने का मतलब है कि इंपोर्ट को बढ़ावा देना और एक्सपोर्ट की जो संभावनाएं हैं उसको कम करना। आप खुद सोचकर देखिए कि भारत में दूसरे देशों का माल ज्यादा बिकता है या दूसरे देश में भारत का। नीति निर्माण के क्षेत्र में यह घनघोर कमियां भारत को करंट डेफिसिट अकाउंट की तरफ ले जाने वाली अर्थव्यवस्था बनाए रखती हैं, जहां पर डॉलर के मुकाबले रुपए के गिरने का मतलब यह है कि महंगाई का बढ़ते जाना और उन लोगों पर असर पड़ना जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी डॉलर का नोट तक नहीं देखा होता है। मतलब इस बात को सिंपल समझिए कि पूरी तरीके से ट्रेड को खोला गया है। जहां मर्जी वहां इंपोर्ट हो सकता है और जहां से मर्जी वहां एक्सपोर्ट हो सकता है। जब भारत में संभावनाओं का विकास ही नहीं हुआ है, मानव संसाधन विकसित ही नहीं हुआ है, जब फैक्ट्रियां लगी नहीं रही हैं और फैक्ट्रियों में रोजगार ही नहीं आ पा रहा है, तो वहां जहां पर फैक्ट्रियां लगी हुई हैं और जहां पर माल पैदा हो रहा है वहां के माल आकर के यहां पर बिकते हैं। यानी कि भारत क्या हो गया है, इंपोर्ट करने वाली कंट्री बन गया है। अगर कुछ बैरियर लगाया जाता, कुछ नीति अपनाई जाती तो इन संभावनाओं को विकसित किया जाता और चीजें सुधार में आती। और यह भी एक कारण है जिसकी वजह से डॉलर के मुकाबले रुपया गिरता रहता है। अब प्रश्न यह उठता है कि डॉलर के मुकाबले गिरते हुए रुपए की परेशानी ठीक कैसे होगी। इसके लिए पैसे के दम पर बनाए गए मजबूत नेता की नहीं, मतलब नरेंद्र मोदी जैसे भौकाली नेता की नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक मिजाज से भरपूर संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने वाले नेताओं की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही नेता भारत की अर्थव्यवस्था की सबसे तंग परेशानियों को देख पाने में यकीन रखते हैं और उसके मुताबिक काम करने में यकीन रखते हैं। अब देखिए आप, भारत की अर्थव्यवस्था में पिछले 15 साल से वह आबादी जो टॉप 15% और 50% के बीच में मौजूद है, उसकी आमदनी बढ़ी नहीं रही है, स्टैग्नेशन पर है वो। 18 साल से 35 साल के तकरीबन 12 करोड़ ऐसे नौजवान हैं जो ना तो शिक्षा के क्षेत्र में कुछ पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और ना ही किसी तरह के रोजगार की तलाश कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र में कार्यरत आबादी कुल कार्यरत आबादी का 45% के आसपास है, जबकि इसका जो जीडीपी में योगदान है वह 45% के मुकाबले बहुत ही ज्यादा कम है।
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो जीडीपी में हिस्सेदारी है वो पिछले 30 साल में सबसे कम स्तर पर पहुंच चुकी है और भारत की प्रति व्यक्ति आमदनी 9 से 10,000 रुपए महीने के आसपास झूल रही है। उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग महीने में एवरेज बांग्लादेशी और नेपाली से भी कम कमाई कर रहे हैं। झारखंड में तो प्रति व्यक्ति आमदनी, जहां पर चुनाव होने जा रहा है और जहां पर सांप्रदायिकता का उन्माद फैलाया जा रहा है भाजपा की तरफ से, वहां पर 5 से 6,000 रुपए महीने हैं। साल 2023 में करीब 7 करोड़ 90 लाख इंडिविजुअल टैक्स रिटर्न भरे गए और जिसमें से 63% टैक्स रिटर्न भरने वाले जीरो टैक्स वाले थे। यह सारे आंकड़े भारत की अर्थव्यवस्था की सबसे गहरी खामियों को उजागर करते हैं कि भारत की बहुत बड़ी आबादी के जेब में पैसा ही नहीं है, तो डिमांड कहां से पैदा होगा और अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी। और यह साफ तौर पर बता रहे होते हैं कि जब तक इन सबको नहीं सुधारा जाएगा तब तक भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं बनेगी। और जब अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, अपने मानव संसाधन का कुशल इस्तेमाल कर पाएगी, तभी स्वाभाविक तौर पर रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत बनेगा। और 140 करोड़ के देश में तो इतनी संभावनाएं हैं कि अगर सब कुछ ठीक ठाक किया गया, ईमानदारी से किया गया, सही दृष्टिकोण और सही परिप्रेक्ष्य में किया गया, तो रुपया तो कमाल कर जाएगा। मगर चूंकि हमारी राजनीति भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी हुई है, इसीलिए 140 करोड़ की आबादी का ज्यादातर हिस्सा बर्बादी में रहने के लिए अभिशप्त है और डॉलर के मुकाबले रुपया गिरने के लिए अभिशप्त है, जो हम पिछले कई साल से लगातार देखते आए हैं। और जब से नरेंद्र मोदी जैसे मजबूत नेता हैं, तब से तो और भी ज्यादा गिर रहा है। अब चलते चलते एक और आंकड़े को समझ लीजिए कि साल 2016 में नोटबंदी लागू की गई थी और नोटबंदी लागू करने के पीछे यह मकसद बताया गया था कि जब नोटबंदी लागू कर दी जाएगी तो जो इलीगल मनी है, जो गैर कानूनी मनी है, जिसका कहीं पर अता पता नहीं है, जो खाताओं में दर्ज नहीं है, जो भ्रष्टाचार से उत्पन्न मनी है, वो अपने आप खत्म हो जाएगी। जब नोटबंदी के बाद स्थिति देखी गई तो वह देखा गया कि बैंकों में उस समय जो पूरा का पूरा भारत में सप्लाई होने वाली करेंसी थी, उनकी जो मात्रा थी वह 13 लाख करोड़ के आसपास थी। उसके बाद अगर भ्रष्टाचार कम हो गया है तो यानी कि अब मनी सर्कुलेशन कम होना चाहिए था बाद में जाकर के, लेकिन 2024 तक का आंकड़ा बताता है कि यह सर्कुलेशन, जो करेंसी का मार्केट में सर्कुलेशन है भारत के, वह 34 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया है। यानी कि दो ही संभावना बनती है, या तो भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ा है, या दूसरा डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा है। तो डॉलर लेने के लिए ज्यादा रुपए की जरूरत पड़ेगी और ज्यादा रुपए मार्केट में डाला जा रहा है, यानी कि महंगाई की स्थिति लगातार बनी हुई है और मार्केट में ज्यादा रुपया पड़ रहा है। यह सारी स्थिति क्या बताती है कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत बुरे हाल से गुजर रही है। शुक्रिया।